नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बता दें आपको खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हो रही हैं, इन बातों के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। कोरोना की इस चुनौती की घड़ी में जिस तरह से आप खेतों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे हमारे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा आपके सहयोग के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन बातों के बारे में भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम में रहेंगे हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आइए आगाज करते हैं आज के अंक का। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। किसान भाइयों बहनों, अगर आप सोयाबीन की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए स्वर्ण वसुंधरा किस्म जो है वो काफी उपयुक्त रह सकती है। अगर आप सब्जी के रूप में से बोते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही साथ इसके फायदे ये भी हैं कि इससे कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। बता दें आपको कि इसे ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिसर पठारी और पहाड़ी क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है, कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र द्वारा। बता दें ये जो केंद्र है ये झारखंड के प्लांडू में स्थित है। स्वर्ण वसुंधरा को दरअसल वाणिज्यिक खेती के लिए तैयार किया गया है। इसकी हरी फली बुआई के 70 से 75 दिनों में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हरी फलियों की 2 तुड़ाइयां और होती हैं। इस किस्म में पचने योग्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आवश्यक फैटी एसिड के अलावा फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, जस्ता, थियामिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई, आहार फाइबर और चीनी पाई जाती है। गोले वाली हरी बीन्स का उपयोग स्वादिष्ट पकी हुई सब्जियों के रूप में किया जाता है, जबकि परिपक्व सूखे बीजों से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जाते हैं। उच्च पोषकता की वजह से ही इस किस्म को झारखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है। चूंकि ये एक वाणिज्यिक फसल है, इसीलिए किसानों को भी इससे फायदा मिलता है। चंद्रकांत देशमुख कृषि व्यवसायी हैं। इनका गांव वारपुड़ महाराष्ट्र के परभणी तालुका में पड़ता है। यहीं पर उन्होंने 10 एकड़ जमीन पर स्वर्ण वसुंधरा बोई। अच्छी देखभाल और सही समय पर फसल काटने के बाद उन्हें प्रति एकड़ 15 क्विंटल हरी फली प्राप्त हुई। प्रति एकड़ इनकी लागत 30,000 रुपए रही और शुद्ध आय 2,70,000 रुपए, यानी कम लागत अधिक कमाई। देशमुख ने -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हरी फली का भंडारण किया और 18 महीने तक संग्रहित रखा। प्रस्फुटन यानी ब्लैचिंग के लिए साफ हरी फली को 5 मिनट के लिए 90 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में रखा जाता है और इसके बाद मूल रंग और बनावट को बनाए रखने के लिए तुरंत 5 मिनट के लिए 4 डिग्री तापमान पर ठंडे पानी में। इसके बाद डीप फ्रीजर में स्टोर करने से पहले इन फलियों को 5 मिनट तक सामान्य पानी में डुबोया जाता है। आप चाहे तो स्वर्ण वसुंधरा को सुखाकर भी बेच सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत 100 से 150 रुपए किलो मिलेगी। इसके अलावा सूखे बीज से टोफू यानी सोया पनीर भी बनाया जा सकता है। 1 किलो बीज से 2.25 किलो तक टोफू मिल सकता है। स्वर्ण वसुंधरा का टोफू आकर्षक सफेद रंग, मुलायम और बिना सेम के स्वाद वाला होता है और इसे 300 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। स्वर्ण वसुंधरा के 1 क्विंटल अनाज से 225 किलो सोया पनीर बनाने का खर्च 13,000 रुपए है, जबकि 225 किलो सोया पनीर की बिक्री से शुद्ध लाभ 54,500 रुपए आया। इतना ही नहीं, भुने हुए सोयाबीन का इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले सत्तू बनाने में भी किया जा रहा है। स्वर्ण वसुंधरा के अनाज से सोया दही, छेना, गुलाब जामुन की मिठाई और आइसक्रीम जैसे उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। अब कार्यक्रम में समय हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का। तो किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं आप वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। खास तौर पर आपको जानकारी देंगे कि कपास में आप निराई गुड़ाई और सिंचाई के संबंध में किस तरह से प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। कपास की बुआई के बाद इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। 60 दिन के बाद खेत में मिट्टी चढ़ाने का कार्य कर लें। प्रथम सिंचाई के दौरान फसल की जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए खेतों में हल्का पानी दें। वर्षा कम होने पर 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें।
दूसरी सिंचाई के बाद खुरपी या कसौले से निराई गुड़ाई का कार्य कर लें। असिंचित क्षेत्रों में नमी बनाए रखने के लिए 4-5 बार निराई गुड़ाई का काम करें। कपास की फसल को प्रथम 8 सप्ताह तक खरपतवारों से मुक्त रखें। खरपतवार के रासायनिक नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथालिन का 60 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। किसान भाइयों बहनों, मेघालय एक कृषि प्रधान राज्य है और विश्व भर में ये अपनी फसलों के लिए और साथ ही साथ जड़ी बूटियों की खेती के लिए काफ़ी मशहूर है। बता दें, यहाँ के जो किसान हैं वो आए दिन नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं और सफलता भी हासिल करते हैं और अपनी सफलता से अन्य किसानों को भी प्रेरित लगातार करते रहते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मेघालय के ही एक प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने जैविक विधि से काली मिर्च की खेती को अपनाया है और इस क्षेत्र में सफलता हासिल की है। और उनके इसी सहयोग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे। नानादरो बी मारक जैविक खेती के तहत काली मिर्च की खेती करते हैं। इनका घर त्रिकिकिला ब्लॉक, पश्चिम गारो हिल्स जिले, मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियों में बसा है। जैसे ही कोई उनके परिसर में प्रवेश करता है, उसे तेज हवाओं के साथ काली मिर्च के पेड़ों और मसालों की सुगंध आती है। इन्हें 1980 के दशक में अपने ससुराल से 5 हेक्टेयर खेत विरासत में मिले थे, जिसमें इन्होंने काली मिर्च के लगभग 3400 पेड़ लगाए। नानादरो बी मारक 61 वर्षीय वेस्ट गारो हिल्स के एक अग्रणी किसान हैं। इन्होंने पहली बार किरामुंडा किस्म की काली मिर्च लगाई, जो मध्यम आकार की होती है। इन्होंने 10,000 रुपए की लागत से खेती शुरू की थी, जिसमें इन्होंने करीब 100 पेड़ लगाए। साथ ही इन्होंने हर गुजरते साल में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई। अपने क्षेत्र के किसानों के विपरीत जाकर इन्होंने खेती में हानिकारक रसायनों से फसल को बचाने की भरपूर कोशिश की और नुकसान से बचने के लिए इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प का चुनाव किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी के बावजूद जंगलों और वहां की जमीन की अहमियत को समझते हुए खेती करनी शुरू की और हार न मानते हुए आगे बढ़ते गए। राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने जिला के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद की है। इनके द्वारा उपजाई गई काली मिर्च की मांग दुनिया भर से है। नानादरो मारक ने जैविक विधि से काली मिर्च की खेती कर मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बागान से 2019 में 17 लाख रुपए की लागत अर्जित करके नया मुकाम हासिल किया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नानादरो बी मारक की खेती के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए इनकी सराहना की है। साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नानादरो बी मारक को जैविक विधि को बढ़ावा देने और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है।
किसान भाइयों बहनों, हम सभी देख रहे हैं कि हमारा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन आप लोग इस कठिन परिस्थिति में भी अपने खेतों में लगातार कार्य कर रहे हैं। जी हां, लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन आप लोग रुके नहीं हैं, अपने खेतों में जा रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। ऐसे ही कार्यों में आपकी सहायता के लिए हमारी सरकार भी अग्रसर है। बता दें, ICR द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिससे आप सावधानी पूर्वक अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए जानते हैं। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, संसाधनों की खपत को कम करने में बता दें आपको कि धान की सीधी बिजाई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, इसी लाभ को देखते हुए हमारे किसानों का रुझान इस ओर काफी बढ़ रहा है। सीधी बिजाई अगर हमारे किसान करते हैं तो उन्हें अलग से नर्सरी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ संसाधनों की जो खपत है उसमें भी कमी आती है और अन्य लाभ भी उन्हें अर्जित होते हैं। तो किस तरह से आप धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, किस तरह से ये आपके लिए लाभान्वित साबित हो सकती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। आइए, क्या कुछ कहना है उनका धान की सीधी बिजाई को लेकर, जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है।
जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फ़ायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपको आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें बढ़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ बचा था भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। जैसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावे जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस वीडिसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पैरी बैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावे जो दूसरी एक समस्या आती है वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट
का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहाँ पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफ़ी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। विशेष रूप से हरियाणा सरकार में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसी तरह से पंजाब सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें और अभी आपके पास उपयुक्त समय है, करीब करीब 20 से 25 जून तक। वैसे 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फायदा होता है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हमारी सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठा लिया गया है। बता दें आपको कि हमारे किसानों को उन्नत बीजों की 13 लाख मिनी किट बांटी जाएंगी और ये जो कार्य है ये 15 जून तक पूरा किया जाना है। बता दें आपको कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। हरित क्रांति ने खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भरता दिलाई। अब बारी दलहन और तिलहन की है। हालांकि सबसे ज्यादा दालें हमारे देश में ही उगाई जाती हैं, लेकिन इनकी खपत इतनी ज्यादा है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी भी इनका आयात करना पड़ता है। इसी तरह खाद्य तेलों का अच्छा खासा उत्पादन होने के बावजूद हमें दूसरे देशों से मांगना पड़ रहा है। मोदी सरकार शुरू से ही इन फसलों में आत्मनिर्भरता की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में उसे किसी हद तक कामयाबी मिली है। अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीजों की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार का मिनी किट कार्यक्रम इसी जरूरत को पूरा करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम के तहत 15 जून तक देश भर के किसानों को 13,51,000 मिनी किट वितरित की जाएंगी। इस काम पर 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप में दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने के लिए क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और नई किस्मों की रुकावटों को भी दूर कर लिया गया है। कृषि मंत्री का मानना है कि गेहूं और धान के बजाय दलहन और तिलहन की ओर फसल डाइवर्सिफिकेशन का समय आ चुका है। इसके लिए राज्यों के मजबूत संकल्प की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के ज्ञान को हर किसान के दरवाजे तक पहुंचाने की बात राज्य सरकारें ठान लें तो देश में जल्द ही आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। कृषि मंत्री के अनुसार आज के किसान के परिश्रम, वैज्ञानिकों के अनुसंधान और सरकार की कृषि हितैषी नीतियों का ही नतीजा है कि कृषि उत्पादन के मामले में भारत दुनिया भर में पहले या दूसरे नंबर पर है। इसलिए हमें निर्यात और बढ़ाने पर जोर देना होगा। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर खेती किसानी के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। बता दें हमारी सरकार खेती किसानी के क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध है और इसी बीच आज़ादी के अमृतोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभ आरंभ किया है। बता दें आपको कि इस प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन है वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाना है। इस प्रोग्राम के क्या कुछ फायदे हैं इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के कृषि आयुक्त डॉक्टर एसके मल्होत्रा। आइए देखते हैं। बागवानी क्षेत्र में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करने व किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफलतम 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऊंची कीमत वाली बागवानी फसलों का आयात कम करने व जहां कहीं संभव हो निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश में विभिन्न फसलों के लिए 53 बागवानी क्लस्टर की पहचान की है।
इन 53 क्लस्टर में से 12 क्लस्टरों को क्लस्टर विकास कार्यक्रम के इस प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है। 5 से 7 वर्षों की अवधि में सभी 53 क्लस्टरों में कार्यक्रम लागू किए जाने पर कुल निर्यात लगभग 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सीडीपी से 10 लाख किसानों सहित अन्य हितधारकों को लाभ होगा। वहीं 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड करेगा। इस अवसर पर कृषि आयुक्त एस.के. मल्होत्रा ने किसानों को इससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी। हमारी जितनी भी ये हाई वैल्यू क्रॉप हैं, क्योंकि इनको हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि ये हमारी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं। तो इस जो पोषण सुरक्षा है और खाद्य सुरक्षा है, इसको हम पूरे देश के लिए, हम अपने लोगों के लिए कैसे जो है अधिक से अधिक उपलब्धता बढ़ा सकते हैं, तो क्लस्टर अप्रोच को लेकर के चलने की जरूरत है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है मोबाइल ऐप की जानकारी हासिल करने का। बता दें आपको, हमारे देश में कृषि के क्षेत्र के संदर्भ में कई मोबाइल ऐप्स हैं जो विकसित की गई हैं हमारे किसानों के फायदे के लिए। उन्हीं में से एक है फसल बीमा मोबाइल ऐप। जी हाँ, इसमें किस तरह की जानकारियां समाहित हैं, किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में इसे लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया है। किसानों को बीमा की किश्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी ये ऐप प्रदान करती है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के एक साथ एकीकरण की सुविधा भी ये ऐप प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारी ट्विटर प्लेट पर। तो हमारी ट्विटर प्लेट पर कृषि के क्षेत्र को लेकर क्या कुछ खास जानकारियां समाहित हैं, दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एकमात्र ऐसी बीमा योजना है जो बुआई से पहले, मध्य मौसम और कटाई के बाद भी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीमा कवर के साथ अपनी खरीफ फसल को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए pmfby.gov.in पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।